लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे बैठे हैं, क्या वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे बैठे हैं, क्या वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मुझे चैट बॉक्स में इंडिकेट करें ताकि हम आज के सेशन को शुरू कर सकें। ट्वेल्थ क्लास की जूलॉजी का एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। टॉपिक का हेडिंग तो आपके सामने लिखा हुआ है, पर इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले बस 4-5 मिनट की बात है जो मैं सोचता हूँ कि आपसे कर ली जाए। और ये भी सिर्फ आपकी हरकतों को देखकर लग रहा है, वरना ज़रूरत तो नहीं होती ना। ज़रूरत ये होती है कि क्लास में आए, टॉपिक पढ़ाएं और चले जाएं। पर ये 4-5 मिनट की बातचीत मुझे लग रहा है कि कर लेना चाहिए। ये पहली और आखिरी बार है जब क्लास के अंदर मैं आपसे बातचीत करूंगा बच्चों। इसके बाद जितनी भी बातें होंगी ना, वो सिर्फ टॉपिक को लेकर होंगी, जाहिर सी बात है। द ओनली रीजन इज समय कम है आप लोगों के पास। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तो सेशन का पहला दिन है हमारा, और आप अभी से कह रहे हो कि समय कम है। समय कम है। जिसको एम्स दिल्ली में जाना है उसके लिए समय कम है। अगर वो समय रहते हुए अगर पहचान लेगा ना तो ठीक है। नहीं पढ़ने वाले के लिए तो फिर क्या ही बात करें। और जो अपने टारगेट को लेकर सीरियस है ना, सही मायने में देखा जाए तो उसके पास समय कम है। तो ये पहली और आखिरी बार है जब क्लास के अंदर आपसे बातचीत हो रही है। ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा अलग होता है। हम मानते हैं इस चीज़ को बच्चों, है ना। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है, एंड वी रिस्पेक्ट इट। इसमें गलत क्या है? तो जब हर बच्चा अलग होता है एंड वी रिस्पेक्टेड, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर टीचर भी तो अलग होता है, एंड यू विल हैव टू रिस्पेक्ट इट। हर टीचर अलग होता है। जैसे माँ बाप हमारे पहले टीचर होते हैं, अलग हैं, सोच अलग है। माँ बाप सबके एक जैसे होते हैं, पर सोच कहीं ना कहीं थोड़ी अलग होती है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। तो ये बस ये 4-5 मिनट की जो वार्तालाप मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ये बस इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें एक टीचर और उनके स्टूडेंट्स के बीच में अगर पहले लेक्चर में क्लियर हो जाए ना, तो बाद में ना तकलीफ नहीं होती। पहले लेक्चर में आप मुझे थोड़ा जान लें, इसमें गलत क्या कह रहा हूँ? अगर हमें ये पता होगा कि हमारे पापा की सोच कैसी है, अगर हमें ये पता होगा कि हमारा बड़ा भाई कैसा सोचता है, अगर ये चीज़ हमको पता होती है ना, फिर हमें ये पता होता है कि हमें उनके सामने बिहेव कैसे करना होता है। गलत क्या है इसमें? जैसे आपको पता है कि आपके पापा कैसे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ यार वो हंसी मजाक को समझते हैं, तो आप उनसे हंसी मजाक के मूड में बात कर सकते हो। और आपको लगता है कि मेरे पापा को हंसी मजाक बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो फिर आप उनसे उस तरीके से बात करते हो। गलत क्या कह रहा हूँ मैं? तो मुझे लगता है कि कुछ बातें पहले लेक्चर में अगर क्लियर हो जाए ना, तो बाद में तकलीफ होती नहीं है। कम तो छोड़ो, तकलीफ होती नहीं है। वैसे बैच मुझे बढ़िया लग रहा है।
पर मैं मान थोड़ा ना लूंगा। जैसे पूरे हिंदुस्तान में एमजे सर को बच्चे कहते हैं एमजे सर स्टार हैं, तुम सुन के मान मत लेना। मुझे बच्चे कहते हैं एमजे सर हमारे स्टार हैं, एमजे स्टार, मेरे नाम के पीछे स्टार लगाते हैं। ये तुम सुनोगे पर तुम मान मत लेना। आई विल प्रूव इट एंड देन यू विल रियलाइज इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बढ़िया हो, मान थोड़ा ना लूंगा। तुम्हें उसको प्रूव करना पड़ेगा। गलत क्या कह रहा हूँ? एमजे सर स्टार हैं, बच्चे कहते हैं, तो एमजे सर हर साल उस चीज को प्रूव करते हैं। और मैं आपके सामने प्रूव करूंगा, आज तो पहला लेक्चर है ना बच्चों। धीरे धीरे यू विल रियलाइज इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैच बढ़िया है कंपैरेटिवली। तो आपको इस चीज को प्रूव करना होगा, तो पहली बार है, सोचा कि आपसे 4-5 मिनट की बातचीत हो जाए। और हाँ, मेरी जबान से निकले हर शब्द में लॉजिक होगा। बायो पढ़ाता हूँ पर लॉजिक की बात करता हूँ। मेरी जबान से हर शब्द में लॉजिक होगा। खुशनसीब होते हैं बच्चे जो उस लॉजिक को समझ पाते हैं, और सच बता रहा हूँ बदनसीब होते हैं बच्चे जो हंसी मजाक में उस लॉजिक को मिस कर जाते हैं। नाखून मत खा बेटा, बड़ा हो गया तू। मैं खुद खाता हूँ, पर तेरे को तो यही बोलूंगा ना कि तू मत खा। एक बाप भले से खुद दारू पीता हो, पर अपने बेटे को तो यही बोलेगा ना कि बेटा कम से कम तू तो मत कर। गलत क्या कह रहा हूँ इसमें? मुझे कहा गया है कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको थोड़ा प्यार से पढ़ाएं। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको बेहद प्यार से पढ़ाऊंगा, पर वो कुछ बातों पर डिपेंड करेगा, है ना। मेरी हर क्लास में इस कमरे में बैठे हुए हर एक बच्चे से पहली बार है जी। सोचा कुछ बातें पहले लेक्चर में क्लियर हो जाएं। और ये बात इसलिए ताकि आप कोई गलत फहमी ना पाल लें कि हमारा ये मास्टर ऐसा होगा। करता है ना बच्चा, कंपेयर करता है, यार वो मास्टर तो हमारा ऐसा था, बचपन में जिससे पढ़े थे वो तो ऐसा था, 11th में जिससे पढ़े वो तो ऐसा था, तो ये भी शायद वैसा होगा या वैसा होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता बच्चों ना। तो ये बातें बस इसलिए है, मैं आपके बारे में कोई धारणा नहीं बनाऊंगा, तो आप मेरे बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते। सबका बड़ा भाई ये लोग होता है ना यार, सोच अलग है। तो ये 4-5 मिनट की जो बात है ना, पहली और आखिरी बार है, पहला लेक्चर है। आप मुझे जान लेंगे ना, तो तकलीफ कम होगी। तो मेरे बारे में जानने की कोशिश करें। मेरी हर क्लास में इस कमरे में बैठे हुए हर एक बच्चे से मुझे दो चीजें चाहिए। मैं आपको उसका लॉजिक जरूर बताऊंगा। मुझे आपसे दो चीजें चाहिए ना। अगर वो दो चीजें मिलती रहेंगी, मुझे विश्वास है मिलेंगी, तो ये साथ थोड़ा लंबा चलेगा। वरना एक साथ कब छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा आप। और अगर ये साथ समय से पहले छूट गया ना, तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा गुरूर है। दोनों शब्दों में अंतर होता है। इतने छोटे भी नहीं हो तुम, समझने की कोशिश करो। हिंदुस्तानी है ना हम, ये शब्द समझ में आते होंगे। घमंड एक अलग चीज है, गुरूर एक अलग चीज है। स्वाभिमान एक अलग चीज है, अभिमान एक अलग चीज है। माना कि तुम अंग्रेजी माध्यम के हो, तो पता होना चाहिए ना। तो मेरी हर क्लास में 4-5 मिनट की बात है, उसके बाद फिर हम सीधे टॉपिक को लेकर बात करेंगे। मेरी हर क्लास में इस कमरे में बैठे हुए हर एक बच्चे से मुझे दो चीजें चाहिए। मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा, बस 4-5 मिनट में बात कर लें। पहली चीज है डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डिसिप्लिन, जो मुझे लगता है कि इस बैच में मिलेगा। कह तो रहा हूँ कंपैरेटिवली बढ़िया बैच लग रहा है मुझे, कंपैरेटिवली, मैं मान थोड़ा लूंगा। और एक चीज को समझ लें, तुम वैसे ही बदनाम हो रहे हो। गलत क्या है, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, गलत क्या कह रहा हूँ? नॉर्मली बॉयज बैच जो है वो शाम को होते हैं, तुम्हारा बैच लड़कियों के साथ चल रहा है। आप समझ रहे हो? इतना छोटा भी नहीं है बेटा तू। माना कि 12वीं में आ गया, पर इतना छोटा थोड़ा है। तो अभी तो बस एक नाम है कि हाँ यार गर्ल्स बैच के साथ पढ़ रहे हैं। शायद लड़कियां देखने आता होगा, पढ़ने नहीं आता होगा, पढ़ाई को लेकर इतना सिंसियर नहीं होता होगा। और अगर तूने इस चीज को प्रूव कर दिया ना, तो हार जाएंगे फिर तो हम। तू समझ रहा है क्या बड़ी बात कह रहा हूं मैं? कैमरे के सामने कह रहा हूँ, गलत क्या कह रहा हूँ? नॉर्मली बॉयज बैच जो है वो शाम को चल रहे हैं, गलत क्या है इसमें? बढ़िया है। तुम्हारा बॉयज बैच है इस पूरी बिल्डिंग में जो लड़कियों के साथ चल रहा है। तो हमें हिंदुस्तान की गरिमा को उसी तरह से बनाकर रखना होगा। क्योंकि चरित्र पर अगर एक बार दाग आ गया ना, तुम्हारे चरित्र की बात नहीं कर रहा हूँ पेरेंट्स, तुम्हारा चरित्र अभी नहीं है। समझो तुम छोटे हो, तुम जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हो ना पेरेंट्स को कर रहे हो, तो अपनी हरकतों को थोड़ा संभाल कर रखना है, बस मैं ये कह रहा हूँ। तुम्हारे चरित्र पर अगर दाग लगा, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। बाकी हर फेज में रहूंगा, इस चीज में थोड़ा रहूंगा यार। कीचड़ में पत्थर मार के क्या मिलेगा? समझ, खुद भी गंदे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो दाग ही ना लगे। कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? तो हमें इस चीज को प्रूव करना है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे सामने वाली क्लास में कौन बैठा है। क्योंकि हम रिजल्ट देंगे ना यार, और जब रिजल्ट दे देंगे ना, कोई कुछ नहीं कहेगा फिर।
तो हमें वैसा बैच बनना है थ्रू आउट द ईयर। तो मुझे लगा कुछ बातें पहले लेक्चर में क्लियर हो जाएं, ताकि बाद में तकलीफ ना हो। तो बाहर का माहौल कैसा रहना चाहिए ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। क्लास में हमारा माहौल एक दूसरे के सामने कैसा है वो एक अलग चीज है, पर सामने लड़कियों के सामने हमारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। इतना छोटा तो नहीं है बेटा तू, है ना? समझता होगा शायद। बड़ा गंभीर मुद्दा है, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इससे बड़ा गंभीर तो और क्या होगा यहाँ। तो मेरी हर क्लास में, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लाइव टेलीकास्ट में जो है मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कभी कभी होता है टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम लेक्चर को नॉन स्टॉप कंटिन्यू रखेंगे बच्चों, है ना? 1 बजे क्लास छोड़ दूंगा, डिपेंड करेगा टॉपिक कौन सा चल रहा है उस पर। बढ़िया चलता रहा तो 1:30 भी बज जाएंगे। कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? तेरे बाबूजी ने जो पैसे दिए ना, वो पैसे तुझे लौटाना चाह रहा हूँ, फिजिकल फॉर्म में नहीं, नॉलेज के फॉर्म में। समझ इस चीज को। पैसा थोड़ा ना मांग रहा हूँ, समय मांग रहा हूँ बे। पैसा कितनी बार मांगेंगे, मांग तो लिया एक बार। अब मैं आपसे समय मांगूंगा, ताकि उस पैसे की वैल्यू आपको लौटा सकें। और सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हर टीचर की बात कर रहा हूँ। जैसे आज ये मेरी आखिरी क्लास है, दिमाग में ये रहता है कि सर 1 बजे छूट जानी चाहिए, तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये चीज अपने टीचर्स पर छोड़ देना। पहला लेक्चर है, कुछ बातें क्लियर हो जाए। ये फैसला आप टीचर पर छोड़ देना, उनको 1 बजे क्लास छोड़नी है, 1:15 छोड़नी है, 1:30 छोड़नी है, ये फैसला आप उन पर छोड़ देना। आपका फैसला बस ये होना चाहिए कि हाँ यार हमें टीचर को सपोर्ट करना है। वो टीचर हमारे लिए कर रहा है ना, गलत क्या है? ताकि अगले साल तुमसे पैसा ना मांगना पड़े, किसी और से मांगेंगे ना। समझ इस चीज को। इतना छोटा नहीं है तू, है ना? मेरी हर क्लास में मुझे आपसे 2 चीजें चाहिए। मैं आपको उसका लॉजिक जरूर बताऊंगा, फिर हम टॉपिक शुरू करेंगे। पहली चीज है डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डिसिप्लिन। शब्द बहुत छोटा है पर इसके मायने हजार। सुनने में छोटा सा शब्द है बे। मैंने बोल दिया डिसिप्लिन, ना तो अब सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, खत्म। कहाँ है वो शब्द? ना बोर्ड पर लिखा हुआ है, ना इस हवा में गूंज रहा है, गायब हो गया ना। तो शब्द बहुत छोटा है बेटा, और उसके मायने हजार हैं। मुझे कहा गया कि छोटे बच्चे हैं, थोड़ा प्यार से पढ़ाएं। प्यार से पढ़ा रहा हूँ, कुछ बातें पहले लेक्चर में क्लियर हो जाए। तो डिसिप्लिन शब्द का मतलब बता रहा हूँ आपको। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं होता है। ये डिसिप्लिन थोड़ा ना है बे। छोटा शब्द है बेटा, पर उसके मायने हजार हैं। फिर हम इंक्लूशन टॉपिक शुरू करेंगे। डिसिप्लिन में हर वो चीज आती है, डिसिप्लिन में आता है क्लास में टाइम पर एंटर होना। अगली बार थोड़ा बताऊंगा, लेट होएगा दरवाजा बंद कर दूंगा, क्लास छूट जाएगी, एलटी पे देख लेना। ठीक है, फिर क्या करें? छोटा शब्द है यार बेटा डिसिप्लिन। पर इसमें ये सब चीजें आती है, तुम्हें बताना थोड़ा चाहिए, सब पता होना चाहिए। डिसिप्लिन में आता है क्लास में टाइम पर एंटर होना, गलत क्या कह रहा हूँ? डिसिप्लिन में आता है गलती से भी किसी क्लास को मिस ना करना, एट एनी कॉस्ट। डिसिप्लिन में आता है बेटा जी लिखने से ज्यादा समझने पर ध्यान देना। ये डिसिप्लिन में आता है। मैंने बोर्ड पर थोड़ा सा लिखा, इन्होंने देखो पूरा लिख लिया। लिखते रह जाओगे तुम। लिखने से मुझे याद आया, मेरी क्लास में लिखने वाला काम नहीं होगा। मैं नोटबुक के लिए मना नहीं कर रहा, पर आपकी एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है, मॉड्यूल में पूरा लिखा हुआ है। और विश्वास मानिए, आपकी एनसीईआरटी और मॉड्यूल में लिखा हुआ है, एक एक शब्द मेरी जबान से निकलेगा। जो ना निकले बेखौफ छोड़ देना। अगर कोई शब्द मेरी जबान से नहीं निकला ना, वो एग्जाम में भी नहीं आएगा बे। इतना विश्वास तो रखना पड़ेगा ना सिस्टम पर। तो क्लास में लिखना नहीं है, नोटबुक में जितना लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। गलत क्या कह रहा हूँ? पर फिर भी अगर मुझे ऐसा लगा ना बेटा कि हाँ यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, या आपकी मॉड्यूल एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम में शायद आ जाए, तो मैं आपको समय दूंगा ना। फिर मैं खुद आपको कह दूंगा कि समय लो, इसको नोट कर लो। पर जब तक मैं समझा रहा हूँ, लिखने वाला काम नहीं होना चाहिए। मुझे क्लास में लिखते हुए बच्चे पसंद नहीं है। कुछ बातें पहले लेक्चर में क्लियर हो जाए ना यार, ताकि बाद में तुझे ऐसा नहीं लगे कि सर मैं लिख ही तो रहा था, आपने अचानक से मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया। अबे रिश्ता बनाएंगे तो डबल साइडेड बनाएंगे बे, बड़ा भाई बोल रहा हूँ अपने आप को। तो फिर ठीक, आज पहला लेक्चर है ना, तो कुछ बातें जान लें। सर मैं लिख ही तो रहा था, आपने थप्पड़ मार के मेरे डाइकोंडाइलिक स्कूल को मोनोकोंडाइलिक बना दिया। तो लिखना नहीं है बच्चों, है ना? ये सब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपसे अगले साल पैसा ना मांगना पड़े। बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, समझें। तेरा 1 साल जो है ना बाबूजी को बहुत भारी पड़ता है बे। सबके बाबूजी करोड़पति नहीं है बेटा, मैक्सिमम के नहीं है। मैं करोड़पति हूँ, मेरे बाबूजी नहीं है। मेरे बाबूजी तो नहीं है ना। तो समझ इस चीज को। तो क्लास में लिखने वाला काम नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कुछ लगता है मोड़े में लिख लो। फिर भी अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा ना यार बेटा। तू नाराज है क्या? कुछ बातें पहले लेक्चर में क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम सिर्फ रफ्तार पकड़ेंगे, फिर सिर्फ टॉपिक को लेकर फिर बातें नहीं होंगी ना। तो डिसिप्लिन में ये सब आता है। डिसिप्लिन में आता है बेवक्त वक्त की तरफ ना देखना,
बेवक्त छोड़, जब वक्त चल रहा हो तब भी नहीं देखेगा तू। जैसे पता है कि क्लास 1 बजे तक तो है ही सही, तो 1 बजे तक घड़ी में नहीं देखना है। अगर 1:15 भी बज जाए तो भी तुझे घड़ी में नहीं देखना है। कुल मिला के घड़ी में देखना ही नहीं है। ये फैसला आप सर को छोड़ दो ना। अगर तुम्हें घड़ी में दिखाना होता तो ये घड़ी हम सामने लगाते ना बे। ये घड़ी मैंने पीछे लगाई है। लॉजिक तो समझ, क्योंकि समय का फैसला टीचर को रखना है। तो क्लास 1 छूटे, 1:30 छूटे, जब भी छूटे ये फैसला मुझे करने दे। मुझे से मतलब अपने टीचर को। तो ये सब किसमें आता है? डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में आता है चलती क्लास में मुंह फाड़ कर उबासी ना लेना। अब हम बायोलॉजी पढ़ाते में हम समझते हैं यॉर्निंग रिफ्लेक्स कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, तूने पढ़ा होगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल है। बट इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू ए टीचर। चलती क्लास में मुंह फाड़ कर उबासी नहीं लेनी है। मुंह फाड़ कर नहीं लेनी है। अगर आ जाए तो ठीक है, थोड़े मैनर्स रखो। रुमाल लगा लिया, हाथ लगा लिया, क्योंकि तू उबासी लेगा फिर मैं भी तो उबासी लूंगा। फिर मिलकर हम सब उबासी लेंगे। फिर मजा नहीं आएगा ना। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या बेटा? कुछ बातें पहले लेक्चर में क्लियर हो जाएं जी। उसके बाद तो सिर्फ टॉपिक चलेगा, तुझे अच्छा लगेगा मैं कह तो रहा हूँ। आई प्रूव इट, यू विल रियलाइज इट। यूं ही थोड़ा एमजे सर स्टार हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे आपसे दो चीजें चाहिए ना। पहली चीज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ये सब आता है बेटा, है ना। डिसिप्लिन में आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान छोड़ो, पूरे विश्व के हर टीचर का तहे दिल से रिस्पेक्ट करना। टीचर क्यों, हर छोटे से छोटे आदमी का रिस्पेक्ट करना। गलत क्या कह रहा हूँ? एवरी वन डिजर्व रिस्पेक्ट। जो काउंटर भैया बैठे हैं डिजर्व रिस्पेक्ट। जो आपकी साइकिल की रखवाली कर रहे होंगे शायद, डिजर्व रिस्पेक्ट। गलत क्या कह रहा हूँ बे? और टीचर तो डिजर्व रिस्पेक्ट, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो ये सब किस में आता है? डिसिप्लिन में। मैं कह तो रहा हूँ मुझे बैच बढ़िया लग रहा है ये, पर अब आपको प्रूव करना होगा। मास्टर तो बेहतरीन है बे, एंड आई प्रूव इट। तेरे जीवन का सबसे बेस्ट टीचर रहेगा एमजे। कैमरे में बोल रहा हूँ, घमंड थोड़ा है, गुरूर आफ्टर माँ बाप। माँ बाप तो बेस्ट हैं यार। तो आपके माँ बाप तो आपके वर्ल्ड बेस्ट टीचर हैं। और उसके बाद में अगर देखा जाए ना, तेरे मरणोपरांत भी, जब तक तू सांस लेना छोड़ नहीं देगा ना, तेरे जीवन का सबसे बेस्ट टीचर रहेगा एमजे। आई प्रूव इट। मानना मत ऐसे मेरे कहने से। आई प्रूव इट एंड यू विल रियलाइज इट। मुझे आपसे दो चीजें चाहिए, समय कीमती है ना। मुझे आपसे डिसिप्लिन क्यों चाहिए? बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। आप डिसिप्लिन में रहेंगे ना, तो मैं आप तक हर वो चीज पहुंचा पाऊंगा, पहुंचाऊंगा तो मैं सही। पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो मैं आप तक हर वो चीज उस अंदाज में पहुंचा पाऊंगा जिस अंदाज के लिए पूरा हिंदुस्तान एमजे को जानता है। क्या आप मुझे डिसिप्लिन दे पाएंगे क्या? आप मुझे डिसिप्लिन दें चाहे ना दें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिसिप्लिन खुद ब खुद मिलता है। मुझे कहा गया आप छोटे बच्चे हैं 12वीं कक्षा के, और आपको समझ में आता होगा। डिसिप्लिन मांगना थोड़ा पड़ेगा मुझे आपसे कि बच्चों शांत रहो, नहीं बोलना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि समय के साथ साथ आप ये रियलाइज करेंगे कि हाँ ये मास्टर हमारे लिए मेहनत कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर खड़ा है ना, तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होगा ये टीचर हमारे लिए मेहनत कर रहा है यार। और जब हमें ये रियलाइज हो जाए ना, ये सामने वाला हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो फिर उसको डिसिप्लिन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर हमको पता होता है ना कि हमारे पापा हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो मांगते थोड़ा है। हमें खुद ब खुद पता चल जाता है, अरे यार ये आदमी हमारे लिए मेहनत कर रहा है यार। रिस्पेक्ट तो बनता है यार। सुबह उठेंगे तो इसके पैर तो छूने हैं यार। अंदर से आ जाता है। तो डिसिप्लिन की मुझे चिंता नहीं है, मुझे खुद ब खुद मिलेगा। अपने आप को जानता हूँ ना, मैं मेहनत करूंगा तेरे लिए। तो मुझे आपसे कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें। पहली और आखिरी बार है जी, सोचा आपसे बात कर लूं। क्लास में मोबाइल का इस्तेमाल ना करना, ये भी डिसिप्लिन में आता है। मोबाइल तोड़ दूंगा ना मैं। लिम्बिक सिस्टम, एमिगडिला, एग्रेशन। 11th क्लास की एनसीईआरटी तो पढ़ी चुका है तू। और जो दूसरी चीज है ना, डिसिप्लिन तो मुझे मिल जाएगा बच्चों, है ना, देखना तो मिल जाएगा। पर जो दूसरी चीज है ना, उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे अपनी हर क्लास में चाहिए, हर एक बच्चे से चाहिए, हो सके तो हर वक्त चाहिए, और वो है आपकी मुस्कुराहट। पर जो अंग्रेजी माध्यम का है ना, तो तुझे बता दूं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, स्माइल एंड लाफ्टर। हंसी में और मुस्कुराहट में डिफरेंस होता है बे। मुझे क्लास में हंसते हुए बच्चे पसंद नहीं है। तो अंग्रेजी माध्यम का है ना, इतना तुझे पता होगा कि स्माइल में और लाफ्टर में क्या डिफरेंस होता है। क्लास में हंसी की जरूरत है ही नहीं। किस पर हंस रहा है? टीचर पर? टॉपिक पर? किस पर हंस रहा है तू? तू खुद पर हंस रहा है बे। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और हर पल होनी चाहिए। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मेरी हर क्लास का आप इंतजार करेंगे बेसब्री से। आज तो पहला लेक्चर है, मैं आपको थोड़ा अजीब लगूंगा, इतना अजीब हूं नहीं। पर पहला लेक्चर में अजीब लगूंगा ना, तो बाकी लेक्चर्स में फिर अजीब नहीं लगूंगा। समझ इस चीज को। तुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये टीचर कैसा है। बस ये 5-6 मिनट की बात है।
मुझे आपकी से मुस्कुराहट चाहिए, वादा रहा मेरी हर क्लास का आप बेसब्री से इंतजार करेंगे। मैं कह तो रहा हूँ आपको, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो तो करेगा, और उसको ये पता चल जाएगा कि मास्टर ने बढ़िया पढ़ाया यार। वो रूम पर जाकर जब रिवाइज करेगा पता चल जाएगा, अरे यार ये तो 10 मिनट में रिवाइज हो गया। तो चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी, और मुस्कुराहट आ जाएगी, डिसिप्लिन खुद ब खुद मिल जाएगा। और हाँ, डिसिप्लिन में आता है चलती क्लास में नहीं सोना, वो भी डिसिप्लिन का ही पार्ट है, बताना थोड़ा ना पड़ेगा। मैं आपको जगाने की कोशिश नहीं करूंगा बच्चों, है ना, समय नहीं है ना आपके पास। तो जो जाग रहा है उसके साथ मेहनत कर लेंगे, जो सो रहा है सोता रहेगा। मुझे आपकी मुस्कुराहट क्यों चाहिए? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप मुस्कुराएंगे एमजे मुस्कुराएगा। वरना सोच तो सही, तू कितना बोरिंग होता होगा बे। 10 साल से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं हम तो, सोच कितना बोरिंग हो जाता होगा। मुझे 10 साल हो गए, एक ही चीज चल रही है, तो मुस्कुराने का मन भी नहीं करता होगा। बस ये है कि पढ़ाओ तनख्वाह लो खत्म। और मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, तू मुस्कुराएगा तभी तो एमजे मुस्कुराएगा ना। आई प्रूव इट। और एमजे मुस्कुराएगा तो एमजे में एनर्जी आएगी, हर क्लास में आएगी। एमजे में एनर्जी आएगी, एमजे जान लगा के पढ़ाएगा, एमजे नाच गा कर पढ़ाएगा, माँ कसम तुझे बढ़िया पढ़ाएगा। क्या तू मुझे दो चीजें दे पाएगा? आवाज कम है, दो चीजें दे पाएगा? और हाँ, मेरी हर क्लास में लाइव टेलीकास्ट में मैं बात कर लेता हूँ। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? इतना अजीब हूं नहीं मैं। पहला लेक्चर है ना, कुछ बातें जान ले मेरे बारे में, अच्छा लगेगा आपको ना। मेरी हर क्लास में आपकी हर गलती को मैं हंसते हंसते बर्दाश्त कर लूंगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, माइक्रो लेवल की हो मैक्रो लेवल की, हर गलती को हंसते हंसते बर्दाश्त भी कर लूंगा मैं। बड़ा भाई बोल रहा हूँ ना अपने आप को, तो ठीक है यार, गलती को बर्दाश्त भी कर लेंगे। कभी तुझे उबासी भी आ रही होगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। कभी तो 2-3 मिनट लेट भी अगर हो गया, 2-3 मिनट, तो बर्दाश्त भी कर लूंगा। चलता है यार, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। कभी तुझे अगर नींद भी आने लग गई, मैं बर्दाश्त कर लूंगा ना। बड़ा भाई बोल रहा हूँ ना अपने आप को, तो इतना तो चलता है यार। पर एक चीज है जिसे आज से पहले ना तो एमजे ने बर्दाश्त किया ना वो बर्दाश्त कर पाएगा, वो है माँ की बेइज्जती। माँ की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करेंगे बे? बोर्ड पर लिखा है एमजे ने माँ, MA। माँ तो सुना होगा तूने, माँ तो सुना है ना, ये शब्द तो सुना है बे। कोई सा भी धर्म क्यों ना हो, इससे खूबसूरत शब्द क्या होगा? जो सपना लेकर आप कोटा शहर में आए हो ना बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार फिर से लौट आए हो। आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनकी 11वीं कोटा में ही थी, तो इसका मतलब आप फिर से कोटा लौट कर आए हैं। और मैं दिल से दुआ करता हूँ ये फिर से ना बन जाए। तो इतना छोटा तो नहीं है बे, मेरी बात समझ में आ रही है? 11वीं में आया ठीक है, एक बार फिर से आ गया ठीक है। मैं चाहता हूँ तुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। तो जो सपना लेकर आप कोटा शहर में आए हो ना, उस सपने को कुछ तो नाम दूं यार। तो जब तक एमजे सर स्टेज पर है ना, कितने दिन तेरे सामने रहेंगे वो तेरी किस्मत पर डिपेंड करेगा, मेरी नहीं। घमंड थोड़ा है, गुरूर है बे। आई प्रूव इट। तो जो सपना लेकर आप आए ना, उस सपने को कुछ तो नाम दूं। तो जब तक स्टेज पर हूँ तुझे हर दिन वो सपना दिखाऊंगा मैं। और वो सपना है माँ मिशन एम्स। नाम सुना है एम्स? और जब मैं एम्स कहता हूँ ना तो मैं दिल्ली वाली माँ की बात कर रहा हूँ। कोई गलत फहमी मत पाल लेना, आजकल हिंदुस्तान में माँ के और भी बहुत सारे ठिकाने हो गए हैं। पटना में भी माँ है, जोधपुर में भी है, ऋषिकेश में भी है। तो समझ रहा है ना? जब मैं माँ कह रहा हूँ यानी मिशन एम्स, और जब मैं एम्स कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ दिल्ली वाली की बात कर रहा हूँ। और वहां तक पहुंचने के लिए दो चीजें तो लगेंगी, सारे तो नहीं पहुंचते वहां। तुझे पता है ना ये, इस क्लास में से एक पहुंच जाए बड़ी बात है, तेरा मन जानता ही है। चल तू मुझे बता, इस क्लास में सारे पहुंच जाएंगे कि दिल्ली एम्स? तेरा दिल क्या कहता है? बोल तो सही। बेवकूफ आदमी है, इतनी सीट ही नहीं है। मैं पहुंच जाऊंगा सर पेशेंट बन के। अबे डॉक्टर बन के पहुंचने की बात कर रहा हूँ। इतनी तो सीट ही नहीं, तुम कहां से पहुंच जाओगे? बड़ा बेवकूफ है। तो क्या लगता है सारे पहुंच जाएंगे दिल्ली एम्स? तुम सबका जवाब यही है। वहां तक पहुंचना है तो मेहनत तो लगेगी ना बेटा। मेहनत बोले तो डबल साइडेड, हम भी करेंगे, आप भी करना। तो साहब मुझे जो है, और हाँ, 16 जनवरी 2024 आज की तारीख, 16 जनवरी 2024 आज की तारीख, और आपके लिए मुकर्रर की जाती है 4 मई 2025 माह की तारीख। ये वो तारीख होगी जिस दिन आपको नीट का एग्जाम देना होगा। कंफर्म नहीं कह सकता पर टेंटेटिवली। जैसे इस साल के बच्चों को देना है 5 मई 2024 को, पता है ना आपको ये? लास्ट ईयर वालों ने दिया था 7 मई 2023 को। कमाल की बात यह है, एनटी अनाउंस करता है उससे 10 महीने पहले एमजे सर बोर्ड पर लिख चुके होते हैं। इस साल वाले बच्चों से पूछ लेना बे।
MAZ में पढ़ाया, MEJ में पढ़ाया, NTA की डेट ही नहीं आई उससे पहले हम जैसा 10 महीने पहले से लिख रहे हैं कि नीट का एग्जाम कब होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बाकी हिंदुस्तान है, तारीखें कब बदल जाए पता नहीं बच्चों ना, कोरोना आ गया तो बदल जाएगा ना। तो मान कर चल रहे हैं आप 12वीं के हैं, तो शायद आपका जो एग्जाम होगा वो 4 मई 2025 को होना चाहिए ना। बस ऐसी कोई हरकत ना हो जाए जिससे माँ की बेइज्जती हो जाए। माँ का मतलब मिशन एम्स। चलिए हम शुरू कर देना, समय बहुत कीमती है। क्लास 1 बजे छूटेगी नहीं छूटेगी मुझे नहीं पता बच्चों ना, पर जब छूटेगी देख लेंगे ना। अब पढ़ने के लिए आए, मिलकर पढ़ेंगे ना। आज हम करेंगे बस कुछ प्यार भरी बातें, और धीरे धीरे हम रफ्तार पकड़ेंगे ना। आज हम करेंगे बस कुछ प्यार भरी बातें, ए बेसिक इंट्रोडक्शन टू इवोल्यूशन। बेसिक इंट्रोडक्शन, शन 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 मतलब, कहता रहा हूँ तेरे जीवन में आने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। कोई नहीं जी, देर आए दुरुस्त आए। मैं फिर दोहराता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा ज्यादा नहीं, मैं समझाऊंगा ज्यादा, और विश्वास रखिए मॉड्यूल एनसीईआरटी का एक एक शब्द मेरी जबान से निकलेगा। एनसीईआरटी को तो कंफर्म निकलेंगे, मॉड्यूल का एक आध शब्द छूट जाए वो एक अलग चीज है, पर एनसीईआरटी तो निकलेगी कंफर्म। एनसीईआरटी भगवान है, पता है ना तुम्हें। आज हम करेंगे बेटा जी बस कुछ प्यार भरी बातें, बेसिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक सफिक्स लगा हुआ है शन 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 मतलब फिनोमेनन। द फिनोमेनन ऑफ सर्कुलेटिंग समथिंग इज नोन एज सर्कुलेशन। द फिनोमेनन डाइजेस्टिंग समथिंग इज नोन एज, the phenomenon of excreting something is known as excretion. The phenomenon of conducting something is known as, the phenomenon of observing something is observation. The phenomenon of imagining something is imagination. The phenomenon of celebrating something is known as celebration. The phenomenon of congratulating someone is known as congratulation. The phenomenon of introducing someone is known as introduction. बस कुछ प्यार भरी बातें। क्या तू मेरी आवाज सुन सकता है? जब तक सुन सकता है जरूर सुन, जिस दिन नहीं सुन पाएगा तुझे बुरा लगेगा। समझदार को इशारा काफी है बे। क्या तू मुझे देख सकता है? जब तक देख सकता है जरूर देख। थोड़ा अलर्ट होके बैठ जा बेटा। आज हम पढ़ेंगे ना इवोल्यूशन, शन शन शन, द फिनोमेनन ऑफ इवॉल्विंग समथिंग इज नोन एज इवोल्यूशन। खैर कोई बात नहीं ना, 10 सेकंड एक्सट्रीम साइलेंस मुझे आपको देखना है। थोड़ा अलर्ट होके बैठ जा। 10 सेकंड एक्सट्रीम साइलेंस। गुड मॉर्निंग बच्चों। बड़ा बदतमीज निकला तू, मैंने कहा 10 सेकंड एक्सट्रीम साइलेंस। ऐसे थोड़ा दिल्ली जाएगा बे। जो लाइव टेलीकास्ट में बैठे हैं, 10 सेकंड एक्सट्रीम साइलेंस। मन में साइलेंस की बात कर रहा हूँ, जुबान पर नहीं। जुबान का साइलेंस और मन का साइलेंस अलग होता है। मन के साइलेंस की बात कर रहा हूँ। 10 सेकंड हो गए बच्चों, है ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। नाराज है क्या? गुड मॉर्निंग तो ढंग से बोल। अलर्ट होके बैठ जा। 5 सेकंड साइलेंस, फिर हम शुरू करेंगे इवोल्यूशन। आज बस हम करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, लिखने वाला काम नहीं होगा बच्चा ना। हो सकता है आपके मॉडल का एक पेज पढ़ाकर चला जाऊं आज, तो धीरे धीरे हम रफ्तार पकड़ेंगे ना। और हाँ, क्लास के अंदर हम मॉड्यूल के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। क्लास के अंदर हम मॉड्यूल के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी हम 100% कवर करेंगे। और आपको पता होगा मॉड्यूल के अंदर, अब तो आपको पता है जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है इसका मतलब एनसीईआरटी। तो ये जो टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये आपके बायो के मॉड्यूल नंबर 7 पेज नंबर 169 पर है। मैं चाहूंगा पेज नंबर 169 खोल कर रखें। नोटबुक की जरूरत फिलहाल नहीं है, जब लगेगी मैं आपको बता दूंगा। जब एनसीईआरटी मॉड्यूल में लिखा हुआ है तो उसी चीज को फिर से लिखना समझदारी तो नहीं है ना नोटबुक में। तो आपके बायो का मॉड्यूल नंबर 7 है, अगर लाए तो ठीक है, अगली क्लास से जरूर लेकर आए। मॉड्यूल में राइट साइड वाला पेज है, पेज नंबर 169। वहां पर ऊपर ऊपर चैप्टर का हेडिंग लिखा हुआ है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर का हेडिंग नहीं है। नाम सुना एनसीईआरटी? इट्स नॉट एनसीईआरटी, इट्स एनसीईआरटी। समय कम है ना लड़के के पास, जल्दबाजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाबेट खा जाता है। ई, ई फॉर एजुकेशन, शन शन शन, द फिनोमेनन ऑफ एजुकेटिंग समथिंग। तू जाग रहा ना बेटा? थोड़ा अलर्ट होके बैठ जा, मन को शांत रख। ये टॉपिक आपके बायो के मॉड्यूल नंबर 7 पेज नंबर 169 पर है। 12th क्लास की बायोलॉजी के एनसीईआरटी पर पेज नंबर 110 पर है। और जब मैं क्लास के अंदर एनसीईआरटी बोल रहा हूँ इसका मतलब लेटेस्ट एनसीईआरटी। जब मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूँ इसका मतलब लेटेस्ट एनसीईआरटी आपके पास वही होनी चाहिए। जैसे पिछले साल की पुरानी एनसीईआरटी का तो पेज नंबर 126 पर शुरू होता है ये। पर ठीक है, नया सेशन है तो नई शुरुआत, तो आपके पास नई एनसीईआरटी होनी चाहिए।
तो मैं क्लास के अंदर जो भी बोलूंगा नई एनसीईआरटी को लेकर बोलूंगा, और अगर कोई चीज बोलूंगा मतलब वो वहां पर है, चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि यार सर ने बोला है यार, पेज नंबर 110 पर है भी कि नहीं है। इतना विश्वास तो रखना पड़ेगा ना यार। मेरे बोलने से मत रख, धीरे धीरे हो जाएगा ना। आज हम करेंगे बस कुछ प्यार भरी बातें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉपिक, और हाँ पढ़ाते समय मैं चीजों को बार बार बोलूंगा। रीजन ये नहीं है कि मेरे गले में दर्द हो जाए, रीजन ये है ताकि आपको क्लास में याद हो जाए, ताकि रूम पर जाकर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। नाराज है क्या बेटा? थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाना। कोशिश करते हैं 1 बजे क्लास छोड़ सकें, कोशिश करते हैं ना। सुने, आप देख पा रहे होंगे राइट साइड वाला पेज है, मॉडल में पेज नंबर 169, और एनसीईआरटी में पेज नंबर 110 है। चैप्टर का जो हेडिंग एनसीईआरटी ने लिखा है वो है बेटा इवोल्यूशन। इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर एनसीईआरटी ने जो पहला पैराग्राफ लिखा है, बेजबान से एनसीईआरटी एनसीईआरटी 1000 बार निकले, रीजन आपको मालूम है ना। एनसीईआरटी ने जो पहले पैराग्राफ के शुरुआत के 2 शब्द लिखे हैं, वो 2 शब्द हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। आप चेक करते जाना, अलर्ट रहना ना। आप चेक कीजिए जो आप पेज देख रहे हैं, उसमें पहले 2 शब्द क्या लिखे हुए हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इवोल्यूशन को समझें उससे पहले एनसीईआरटी का ये शब्द मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज बहुत प्यार से धीरे धीरे हम रफ्तार पकड़ेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। कोशिश करते हैं 1 बजे हम क्लास को फ्री कर पाए ना। लाइव टेलीकास्ट में जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं ना। पहले एक शब्द समझाता हूँ, बायोलॉजी। बहुत बढ़िया लगेगा, आराम से सुनना। बायोलॉजी आपको पता है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। आम भाषा में बात करते हैं। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, बायो का मतलब होता है लाइफ। समझे, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। आराम से पढ़ाऊंगा, ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि 12वीं का बच्चा है। और तू ये सोच के मत बैठना कि 12वीं का बच्चा है। तू ये सोच के बैठेगा कि नहीं मुझे समझ में आता है। अपने आप को कमजोर नहीं मानना है कि नहीं सर मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। इस सोच के साथ नहीं बैठना है। आपको बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, और मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप काफी मेच्योर बच्चे हैं। आप जाग रहे हैं बच्चों? शुरू करते हैं, अलर्ट होकर बैठ जाए, मेरा साथ देंगे ना। सुनिए, बायोलॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। स्टडी ऑफ लाइफ, या फिर कह दो स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। और हाँ, रीडिंग वाला पार्ट रूम पे कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, मॉड्यूल हम पूरा कवर करेंगे। सुनिए, बायोलॉजी शब्द का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी जीवन के जितने भी रूप हैं, लाइफ फॉर्म। उसमें एनसीईआरटी में पहली लाइन में वर्ड लिखा हुआ है लाइफ फॉर्म। कह रहा हूं मतलब है, सुनना ना। लाइफ फॉर्म, जीवन के रूप, जिंदगी के रूप। अब जीवन का कोई सा भी रूप हो सकता है, चाहे वो फ्लोरा हो सकता है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, या वो फौना हो सकता है, फौना मतलब एनिमल्स। ये वर्ड आपको जो है शुरुआत में इस पैराग्राफ में मिलेंगे। मैं फिर दोहराता हूँ, मैं अगर बोल रहा हूँ मतलब मॉड्यूल में है, एनसीईआरटी में है, तो आपकी नजरें सामने होनी चाहिए, मुझे जानने की कोशिश करें, आराम से पढ़ेंगे। सुनिए, बाद में बातें थोड़ा होंगी, सुनना बेटा ना। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी जीवन के जितने भी रूप हैं, चाहे वो फ्लोरा यानी प्लांट्स हो, चाहे फोना यानी एनिमल्स। जीवन के जितने भी रूप हैं उनका अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज नोन एज बायोलॉजी। अब एक वर्ड आता है इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी शब्द का मतलब होता है बेटा हिस्ट्री, यानी इतिहास। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी जीवन के जितने भी रूप हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फोना, उनका जो इतिहास है। और हाँ, इस चैप्टर में हम मेनली इतिहास की बातें ज्यादा करेंगे। इस चैप्टर में हम पास्ट की बातें ज्यादा करेंगे कि जब ब्रह्मांड कब बना, बन चुका है। धरती कब बनी, बन चुकी है। पहला जीवन कब बना, बन चुका है। तो इस चैप्टर में हम मेनली पास्ट के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर की बातें कम करेंगे। तो समझे, इवोल्यूशनरी शब्द का मतलब बेटा हिस्ट्री। बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश करो क्लास में आ जाए। तो व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? मेरी आवाज साफ आ रही है ना बेटा? सुने, मैं नॉन स्टॉप बोलूंगा, अब सुनना ना। व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? इट इज अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। और जीवन के जितने भी रूप हैं उनकी हिस्ट्री क्या कहती है कि जब से धरती बनी है, कब बनी अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो जब से धरती बनी है उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स में। इस चैप्टर में हम कई बार ये शब्द यूज करेंगे, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। तो आपको पता होना चाहिए मिलियन का मतलब 10 लाख, 10⁻⁶। बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ 12वीं क्लास के बच्चों का ना। बिलियन का मतलब होता है 10⁻⁹। ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻12। और दो तो हम बेसिकली यूज करेंगे, मिलियन और बिलियन। मिलियन मतलब 10⁻⁶, और बिलियन मतलब 10⁻⁹। अब सुनो ना, एक बात तो कंफर्म है, धरती पर जितने भी रूप है ना जीवन के, इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में उनमें समय के साथ साथ कुछ ना कुछ बदलाव तो हुए हैं, कंफर्म बात है। जैसे इंसान हमेशा से ऐसा थोड़ा है, इंसान में बदलाव तो हुए हैं। जैसे इस इवोल्यूशन को हम 4 सब चैप्टर में डिवाइड करेंगे, उसका आखिरी जो सब चैप्टर होगा वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। और उसमें हम यही तो देखेंगे कि बेटा इंसान में समय के साथ साथ बदलाव हुए हैं। जैसे हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, कैन्यापिथेकस, होमो हैबिलिस।
ये सब नाम हम पढ़ेंगे, निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नन मैन, फिर बनेगा होमो सेपियंस सेपियंस। तो आपने देखा इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में इंसान में भी बदलाव तो हुए हैं। जैसे आप पढ़ते हैं घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स को आज हम कहते हैं इक्वस इक्वस। फिर दोहराता हूँ, पढ़ाऊंगा कम समझाऊंगा ज्यादा, सुनना बच्चों। जैसे घोड़ा, घोड़े में भी समय के साथ साथ बदलाव हुए हैं। जैसे हम सेकंड सब चैप्टर में पढ़ेंगे कि कभी ईओ हिप्पस, मीजो हिप्पस, प्लियो हिप्पस, मेरिक हिप्पस, इक्कोस हिप्पस। तो घोड़े में भी समय के साथ साथ बदलाव तो हुए हैं। तो एक बात तो कंफर्म है, धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फोना हो, समय के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। और उन बदलाव का जो इतिहास रहा है उसका अध्ययन कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो एनसीईआरटी ये कहती है, व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ चेंजेस ऑफ लाइफ फॉर्म। जब से धरती बनी है, लाखों सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, लाइफ फॉर्म्स में समय के साथ साथ कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। और उन बदलाव का जो इतिहास रहा है उस इतिहास का अध्ययन कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? तो मैंने आपको एनसीईआरटी का पहला शब्द समझा दिया। अब सुने, चैप्टर का हेडिंग है बेटा इवोल्यूशन। तो आइए समझते हैं इवोल्यूशन शब्द का क्या मतलब है। मैं आपको फिलहाल ये बताने नहीं आया हूं कि इवोल्यूशन शब्द जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, ये सब थोड़ा बताऊंगा। ये तो मैं आपको मर जाऊं तो ना बताऊं, इवोल्यूशन टर्म वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर, बता तो दिया भाई। बॉडी में लिखा हुआ है ना, तो मेरी जबान से निकलेगा जरूर। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको देखो कहीं ना कहीं उस पहले बिंदु में, बिंदु 100 में आना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इवोल्यूशन टर्म जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। अब फिलहाल मैं आपको इवोल्यूशन की परिभाषा बता रहा हूँ। इवोल्यूशन की मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखी है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। मैं फिर दोहराता हूँ, क्लास 1 बजे छूटे इस बात की गारंटी नहीं है। कोई तकलीफ? समझाऊंगा बढ़िया ना, सुने। आज कुछ प्यार भरी बातें, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेंगे सब। इवोल्यूशन की मैंने यहाँ पर 2 परिभाषाएं लिखी हैं। ये दोनों परिभाषाएं आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ मॉड्यूल है। ये दोनों डेफिनेशन जो है ये इवोल्यूशन की है। ये एनसीईआरटी की नहीं है, मॉड्यूल की नहीं है, पर चैप्टर का नाम इवोल्यूशन है बेटा, तो डेफिनेशन तो 100 में आनी चाहिए। पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ फिर समझाऊंगा। इवोल्यूशन की पहली परिभाषा क्या है? अनफोल्ड, अनफोल्ड, अनरोल और रिवील द हिडन पोटेंशियलिटी। या दूसरी परिभाषा है, इवोल्यूशन इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिखी, बायो की क्लास चल रही है, मैं फिर दोहराता हूँ, पढ़ाता कम हूँ समझाता ज्यादा हूँ। सुनिए, मैं यहाँ पर स्टोइकोमेट्री की बात नहीं कर रहा, बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा, समझिए। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ, बॉईल करता हूँ, तो हमें यहाँ पर 2 रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। बेटा जब तक मैंने इसको बॉईल नहीं किया था, क्या ये 2 कंपाउंड्स आपको दिख रहे थे क्या? नहीं दिख रहे थे। यानी मैं कह सकता हूँ इन कंपाउंड्स के बनने की जो क्षमता है, इन कंपाउंड्स के बनने की जो क्षमता है वो किसमें छुपी हुई थी? कैल्शियम कार्बोनेट में। तो इस हीट ने क्या किया? उस छुपी क्षमता को बस उजागर कर दिया है। और यही होता है इवोल्यूशन। यानी हर नए ऑर्गेनिज्म के बनने की जो क्षमता होती है, इवोल्यूशन की परिभाषा समझा रहा हूँ, मॉड्यूल में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि चैप्टर का हेडिंग है, मुझे नॉन स्टॉप बोलना है, सुनना बच्चों ना। यानी हर नए ऑर्गेनिज्म के इस धरती पर उत्पन्न होने की, बनने की, पैदा होने की जो जानकारी होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो क्षमता होती है, पोटेंशियल, हर नए ऑर्गेनिज्म के बनने की जो क्षमता होती है वो उससे पहले वाले के अंदर छुपी होती है। हर नए ऑर्गेनिज्म के बनने की जो क्षमता है, पोटेंशियल, वो उससे पहले वाले के अंदर हिडन होती है, छुपी होती है। तो इवोल्यूशन का मकसद है बस उससे छुपी हुई इंफॉर्मेशन को, उस छुपी हुई क्षमता को जो है रिवील कर देना, उसको उजागर कर देना। तो जो काम यहाँ पर ये हीट कर रहा है, वही काम हमारे केस के अंदर इवोल्यूशन करता है। यानी वापस से दोहराता हूं, उजागर ना बेटा, आराम से पढ़ाऊंगा, ध्यान सुने ना। यानी हर नए ऑर्गेनिज्म के बनने की जो जानकारी है वो उससे पहले वाले के अंदर छुपी होती है। तो इवोल्यूशन का मकसद है बस उस छुपी हुई जानकारी को रिवील करना, उसको उजागर करना, ताकि एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो सके, एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले सके, एक नया ऑर्गेनिज्म अवतार ले सके। अब जैसे हमने इसका इवोल्यूशन किया, ये बन गए। पर आपको क्या लगता है ये एक स्टेप में बन गए होंगे? नहीं, यहाँ पर बीच में और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स आए होंगे। हालांकि हम तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को आपने जब हीट किया होगा तो हो सकता है कोई ए बना होगा, उस ए के बाद फिर आगे चल के बी बना होगा, हो सकता है उस बी से आगे चलकर सी बना होगा, फिर हो सकता है कि बाद में आगे चलकर ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बने होंगे। तो हम तो डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट देख रहे हैं, पर जब इससे इनका इवोल्यूशन हुआ होगा तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स आए होंगे। यानी इवोल्यूशन क्या है? इट इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। यानी इस कंडीशन से पहले ये कंडीशन आई होगी, इस कंडीशन से ये कंडीशन आई होगी, इस कंडीशन से ये आई होगी, और इसके बाद जाकर
ये वाला जो है इवॉल्व हुआ होगा। तो आप देखो व्हाट इज इवोल्यूशन, छुपी हुई जानकारी को उजागर करना। और वो उजागर किस तरह से होता है, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर बदलाव होने से। तो इवोल्यूशन इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। अब मॉडल के हिसाब से अगर समझाओ ना, तो ये जो इवोल्यूशन की परिभाषा मैंने आपको समझाई दूसरी वाली, इसको समझाने के लिए चार्ल्स डार्विन साहब का वो थर्ड सब चैप्टर में आएंगे, बेहतरीन तरीके से आएंगे। आज तो बस कुछ प्यार भरी बात है। चार्ल्स डार्विन साहब ने एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यानी इवोल्यूशन को बेस्ट समझाया जा सकता है डार्विन के इस कंसेप्ट से। आप देखो कहीं ना कहीं, देखो कहीं ना कहीं किसी बिंदु में आपको वर्ड मिल जाएगा लिखा हुआ है, देखो इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय डार्विन कंसेप्ट ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। समझो, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है रूपांतरण, किसी में बदलाव करना, और डिसेंट का मतलब होता है अवतार लेना। यानी रूपांतरण के साथ अवतरण होता है, यानी पुराने वाले में मॉडिफिकेशन होता है, तब जाकर नया वाला अवतार लेता है। इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तब जाकर इसने अवतार लिया होगा, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तब जाकर इसने अवतार लिया, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तब जाकर इसने अवतार लिया, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तब जाकर इसने अवतार लिया। ये समझे, हर नए ऑर्गेनिज्म के बनने की जो इंफॉर्मेशन होती है उससे पहले वाले के अंदर छुपी होती है। इवोल्यूशन का मकसद है बस उस छुपी हुई जानकारी को उजागर करना। और उजागर किस तरह से करता है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यानी हर नया ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने से पहले वाले का एक मॉडिफाइड वर्जन ही तो होता है। जैसे कि एंथ्यूज क्या है, मॉडिफाइड नर्चर ही तो है। हमने नर्चर में मॉडिफिकेशन किया तब जाकर एंथ्यूज ने अवतार लिया। आपको समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम क्या करेंगे, हम एंथ्यूज में मॉडिफिकेशन करेंगे तो होपफुली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वाला बैच जो है अवतार लेगा, होपफुली। जब हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में मॉडिफिकेशन करेंगे तो सेकंड ईयर एमबीबीएस वाला अवतार लेगा। तो कुल मिला के पुराने वाले में मॉडिफिकेशन होता है और नया वाला अवतार लेता चला जाता है, और इसी को कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। और इसी से हमको समझ में आता है क्या, इवोल्यूशन। अब समझिए आखिर ये चैप्टर है क्या। आज बस कुछ प्यार भरी बात है ना, आखिर इवोल्यूशन है क्या। इवोल्यूशन कुछ और नहीं है बच्चों, बस एक कहानी है। दिस इज जस्ट ए स्टोरी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप चेक करो, देखो देखो एक बिंदु में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दिस इज द स्टोरी। मिला क्या आपको? एनसीईआरटी तो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ? तो जागरण है बेटा, लिखने का काम नहीं होगा ना, आराम से पढ़ेंगे। सुने, आखिर ये चैप्टर है क्या। हम 10-11 लेक्चर जो भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो समझे इवोल्यूशन कुछ और नहीं है, बस एक कहानी है। ये है बस एक खूबसूरत कहानी जो आप सुनेंगे एमजे सर की जुबानी। आप सुनेंगे ना बच्चों। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस कहानी में दो चीजें होती हैं। देखा है मैंने, ऐसा इतिहास गवाह है। या तो इस कहानी को सुनते सुनते आप सो जाएंगे, बदनसीब बच्चे, या फिर इस कहानी में आप खो जाएंगे, खुशनसीब बच्चे। अब आप देख लेना आप किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। मैं कह रहा हूं दो ही चीजें यहाँ पर, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं आता यहाँ। या तो इस कहानी में आप सो जाएंगे, या इस कहानी